नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे आज बड़ी खबर की। हमने आपको लगातार जानकारी दी कि भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, भारत पर दबाव बनाने की रणनीति। और आज एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी डील की है उन सारे डील्स को आज खंगालेंगे। 5 डील में से 3 डील खटाई में पड़ चुकी है और आपको बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल अमेरिका की मनमर्जी थोपने के लिए करते रहे। लेकिन भारत ने भी दिखा दिया कि भारत, ये 56 इंच वाला भारत है, ये भारत झुकता नहीं है, प्रेशर में नहीं आता है। तो चलिए ये एक्सक्लूसिव खबर जानते हैं डिटेल से। अमेरिका इन दिनों किस दिशा में जा रहा है, यह सवाल दुनिया भर के कई देश पूछ रहे हैं। वजह है डोनाल्ड ट्रंप की फेल्ड पॉलिसी। ट्रंप इन दिनों डील मेकर नहीं, डील ब्रेकर बन चुके हैं। जिन भी देशों के साथ वो डील सेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, वहां भी वो मुल्क डोनाल्ड ट्रंप की डील को त्याग रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। उनकी फेल नीतियों से हर मुल्क परेशान दिख रहा है। जिन देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डील क्रैक भी कर ली, वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन के सामने ट्रंप ने कौन सा धर्म संकट डाल दिया है, जिसकी वजह से उन पर भयानक प्रेशर दिख रहा है। ये डील्स अटक गई हैं और वैश्विक व्यापार युद्ध तेज हो गया है। अमेरिका की टैरिफ आय सितंबर 2025 में $30 बिलियन प्रति महीने आंकी गई, लेकिन एशियाई बाजारों में स्लोडाउन देखा गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रेड डील कर रहे हैं वो डील अटकती जा रही है। कहां कहां डील अटकी है, जरा नाम देख लीजिए। दक्षिण कोरिया के साथ डील अटक गई भाई साहब की। इंडोनेशिया के साथ डील अटकी हुई है। यूरोपीय यूनियन के साथ, वियतनाम के साथ, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ, ब्राजील के साथ डील नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप, जबकि हर दिन डील करने का वायदा उन्होंने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल संभालते ही 90 दिन में 90 ट्रेड डील्स की घोषणा की थी, यानी पर डे 1 डील। लेकिन वो फेल हो गए और इस तरह से फेल होंगे इसकी कल्पना तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की होगी। इसी पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ का दबाव डाला, भारत पर भी डाला, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के मुस्लिम देश ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है और वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड डील की थी वो खटाई में पलती नजर आ रही है। बात हो रही है इंडोनेशिया की। कहानी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप खेलते कैसे हैं, आज एक्सक्लूसिव मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इंडोनेशिया के साथ व्यापार डील को देखिए। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच जुलाई में व्यापार समझौता हो चुका है, लेकिन ये अब खटाई में है। कैसे? जुलाई में ट्रेड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ। मकसद यह था कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जाए। अमेरिका ने इंडोनेशियाई सामानों पर 32% का टैरिफ लगाया था, लेकिन जैसे ये डील जुलाई में हुई, टैरिफ घटाकर 19% कर दिया गया। इंडोनेशिया ने $15 बिलियन यूएस एनर्जी, $4.5 बिलियन अमेरिकी एग्रीकल्चर उत्पाद, 50 बोइंग जेट्स खरीदने की डील की थी। अमेरिका इंडोनेशिया के साथ डील क्यों करना चाहता है, यह भी समझिए। इंडोनेशिया आसियान बाजार का एक बड़ा हिस्सा है और अमेरिका उसी क्षेत्र में अपना आर्थिक प्रभाव चाहता है। क्यों फंसा है पेच? क्योंकि नॉन टैरिफ बाधाएं बहुत जबरदस्त हैं। अमेरिका चाह रहा था कि इंडोनेशिया नए टैरिफ ना लगाए, मौजूदा गैर टैरिफ रुकावटें कम करे। आयात कोटा, लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, सीमा शुल्क, अतिरिक्त सर्टिफिकेशन की मांग, इनसे अमेरिका को इंडोनेशिया में सामान बेचने में दिक्कतें आती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की चिंता, इंडोनेशिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स लगाना चाहता है। अमेरिका का तर्क यह है कि टैक्स अमेरिकी टेक कंपनियों पर भार डालता है। डेटा लोकलाइजेशन नियम, इंडोनेशिया चाहता है कि डिजिटल सेवाओं के लिए डेटा को देश में स्टोर किया जाए, सर्वर वहीं लगे। अमेरिका कहता है कि यह अमेरिकी कंपनियों के संचालन को महंगा करेगा। डिजिटल व्यापार फ्री फ्लो ऑफ डेटा के बिना संभव नहीं है। कम टैरिफ की मांग, इंडोनेशिया चाहता है कि उसके कृषि और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों पर टैरिफ 0 से 5% हो। दीर्घकालिक टैरिफ तय कर दिए जाएं, जिससे इंडोनेशियाई निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा मिल सके। लेकिन अमेरिका तो
19% का टैरिफ लगाया हुआ है। डील से पहले 32% का लगाया हुआ था। कृषि उत्पादों पर अमेरिकी प्रतिबंध भी है। अमेरिका कई इंडोनेशियाई उत्पादों पर रोक लगाता है। सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण और श्रम मानकों के नाम पर जांच निरीक्षण करता है। इंडोनेशिया कहता है कि निर्यातक के लिए लागत बढ़ाते हैं। अमेरिका चाहता है इंडोनेशिया बाजार खुले, डिजिटल नियमों में ढील हो, खरीदारी प्रतिबद्धताओं पर जल्दी और स्पष्ट कदम उठाए जाएं। इंडोनेशिया को चिंता है कि तेजी से नियम बदलने से घरेलू उद्योग, डिजिटल संप्रभुता और आर्थिक संतुलन को नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों देशों के बीच डील फंस गई है। अब एक और देश पर आई है। कैसे मैं एक एक देश करके डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर रहा हूं, देखिए आप। दक्षिण कोरिया की तरफ चलते हैं। उससे भी डोनाल्ड ट्रंप डील कर चुके हैं, लेकिन वो भी ढहने के करीब है। ट्रंप ने सियोल से $350 अरब की भारी भरकम निवेश करने का वायदा मांगा था, जिसमें $200 अरब सीधा नकद निवेश था और $150 अरब शिप बिल्डिंग सेक्टर में सहयोग के रूप में शामिल था। यानी अमेरिका कैश इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस भारी भरकम नकद डिमांड पर दक्षिण कोरिया फैल गया। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कड़ा एतराज जताया। कहा कि कैश आउटफ्लो भारी है, इतनी बड़ी राशि एक बार में देंगे नुकसान हो जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार घट जाएगा, करेंसी कमजोर हो जाएगी, शेयर बाजार में गिरावट आ जाएगी, लोकल निवेश रुक जाएगा। अगर पैसा अमेरिका को भेज दिया तो घाटा होगा, रोजगार पर असर होगा, इंडस्ट्री उस पर असर होगा, घरेलू प्रोजेक्ट्स धीमे हो जाएंगे, इंडस्ट्री में मंदी आ जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर मार्केट का एक बड़ा हब है और 2024-25 में चिप उद्योग मंदी से गुजर रहा था। इस माहौल में बड़े निवेश का दबाव और ज्यादा बढ़ गया और उसी समय अमेरिका पैसा मांग बैठा। अमेरिका की मंशा दो चीजों पर केंद्रित है। एक तो विदेशी निवेश खींचना। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि हाईटेक उत्पादन, बैटरी, चिप्स, क्लीन एनर्जी अमेरिका में बने ताकि चीन पर डिपेंडेंसी कम हो। राजनीति छवि भी सुधारना चाहते हैं ट्रंप। घरेलू स्तर पर दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका में रोजगार, फैक्ट्री और पैसा लेकर आ रहे हैं। और दक्षिण कोरिया जैसे देश से बड़े निवेश की घोषणा उनके लिए राजनीतिक फायदे का सौदा है। लेकिन दोनों देशों में बातचीत फंस गई है। अमेरिका अपफ्रंट कैश चाहता है। कोरिया कहता है चलो मैं मान भी लूं तो मैं आपको किश्तों में दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है इतने अभी। निवेश का रूप क्या हो? अमेरिका कहता है कैश इन्वेस्टमेंट दो। कोरिया कहता है फैक्ट्री, जॉइंट वेंचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में निवेश करने के लिए तैयार है, कैश नहीं दे सकते। अमेरिका चाहता है पहले निवेश बाद में टैरिफ रियायत मिले। कोरिया चाहता है दोनों साथ में करो। क्यों बाद में रियायत देंगे आप, पहले क्यों नहीं रियायत दे रहे आप? यानी वहां भी टैरिफ भारी भरकम लगाकर दक्षिण कोरिया से $350 बिलियन ऐंठने की कोशिश और सुरक्षा की गारंटी नहीं। कोरिया को डर है कि निवेश कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग पलट गया, कोई नई शर्त रख दी तो फिर तो गए $350 अरब। अमेरिका ने 2 अप्रैल को कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें दक्षिण कोरिया का नाम भी शामिल था। यह व्यापार के तनाव की शुरुआत थी। जुलाई 2025 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक ट्रेड समझौता कर लिया। यह डील औपचारिक रूप से तय हुई, लेकिन शर्तों पर दोनों देश अलग अलग सोच रहे थे। अमेरिका ने तय किया कि वो दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा। इससे कोरिया पर दबाव बढ़ गया। अगस्त के अंत में दोनों देश टैरिफ और निवेश पैकेज पर बातचीत जारी रखे हुए हैं, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। दक्षिण कोरिया ने कहा 350 अरब कैश में देना असंभव है, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इसी कारण बातचीत डेडलॉक में फंस गई। हालांकि 14 नवंबर के तारीख को दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता साइन हुआ। इस डील के तहत दक्षिण कोरिया ने तय किया कि वो $200 अरब कैश निवेश करेगा, लेकिन EMIs में देगा, किश्तों में देगा, और $150 अरब निवेश करेगा जहाज निर्माण और दूसरी परियोजनाओं में। बदले में अमेरिका ने सामान पर टैरिफ 25% से गिराकर 15% करने की सहमति दे दी। यह डील पहले जैसा रोका हुआ संकट से आगे बढ़कर आधिकारिक समझौता की ओर बढ़ गया और एक बड़ा कदम था। हालांकि अगर डील अटक गई तो कोरियाई कंपनियों को अमेरिका में चीजें बेचनी तक मुश्किल हो जाएंगी। कोरिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। एशिया के बाजारों में हलचल तेज भी हो सकती है। अब एक और डील देखिए, वहां भी $350 बिलियन मांगे, तब जाकर टैरिफ कम किया। भारत के ऊपर 50% लगा रखा। वो चाहते हैं भारत से भी डील आए कुछ, और डील दो, टैरिफ कम कराओ, वरना टैरिफ तो चिपका रहेगा। ये एक ब्लैकमेलिंग कहते हैं इसे, साधारण और सीधे साधे बोलचाल की भाषा में ब्लैकमेल करना। यूरोपीय यूनियन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? $600 बिलियन के निवेश की डिमांड की है। ब्रुसेल्स ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं दे सकते। ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका EU के अधिकांश उत्पादों पर 25 से 30% का टैरिफ घटाकर 15% कर देंगे।
और बदले में यूरोपियन यूनियन अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करे, तब यह मुमकिन है। यहां भी ब्लैकमेलिंग का खेल। सिर्फ यही नहीं, इतने बड़े निवेश के साथ ईयू को अमेरिका से ऊर्जा और मिलिट्री उपकरण भी खरीदनी होगी। ट्रंप ने इस वायदे के पूरा ना होने पर ईयू पर 35% टैरिफ लगाने की सीधी धमकी दी। अमेरिका चाहता था ईयू अमेरिका में बड़ा निवेश करे और साथ ही दोनों तरफ से टैरिफ कम हो। ईयू ने इतना बड़ा निश्चित निवेश वायदा नहीं किया, इसलिए दोनों देशों के बीच टैरिफ और निवेश को लेकर चर्चा अभी जारी है। ट्रंप कहते हैं वो अमेरिका को व्यापार के लिए मजबूत बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो अमेरिका को के लिए पूरी दुनिया में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। वो डील करते हैं, कई बार ये डील कामयाब नहीं हो पाती है और इससे अमेरिका की दुनिया के साथ व्यापार में दिक्कतें आ रही है। यह दिखाता है कि कारोबार में सहमति बनाना कितना जरूरी है। ट्रंप की कोशिशें इसमें कामयाब नहीं हो पाई हैं और दुनिया को भी यह समझ आने लग गया है कि अमेरिका के भरोसे बैठे रहना ठीक बात नहीं है। आज को ट्रंप है, कल को हो सकता है कि ट्रंप जैसा सोचने वाला 10 साल के बाद कोई और लीडर आ जाए, या हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में ट्रंप जैसा सोचने वाला कोई दूसरा लीडर आ जाए, वो भी यही करे। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का होना बहुत जरूरी है। किसी एक देश पर डिपेंडेंसी बहुत गलत है। किसी एक देश पे किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो टेक को लेकर हो, चाहे वो आर्म एम्यूनिशंस को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमिक को लेकर हो, चाहे वो चिप्स को लेकर हो, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड को लेकर, चाहे एआई को लेकर हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड का होना बहुत जरूरी है। किसी एक देश पर निर्भरता ये चीजें उत्पन्न कराती है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किया है, वैश्विक व्यापार संकट और टैरिफ की मोनोपोली।